मुफलिस और नादार अफराद की मदद करना यानी अल्लाह की राह में खर्च करने की तलकीन कुरान मजीद का हुक्म है। इस किताब हक में साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये किन लोगों पर खर्च करनी है और किस तरह मालूम करना है कि वो हकदार हैं या नहीं। और आम तौर पर हम में से अक्सर हकदार की तलाश से जान छुड़ा लेते हैं, जो एक तरह हम खुद भी भीख को फरोग देने में सबसे अहम और बड़ा किरदार अदा करते हैं। रस्ते जाना को मस्कीन है दे दो, तुसी ते अपने अल्लाह की तरफों देनी है ना, तुहानू की पता है को किस तरह का है किस तरह का। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, बुजुर्ग औरतें होती हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ये सब देख के तो आदमी का दिल, हालांकि इस्लाम में मना है इनको देना, मगर ये हमारे हुकूमत वक्त की कमज़ोरी है कि वो इस तरह के लोगों की कसम पुरसी नहीं, उनकी मदद नहीं करते। ये समझता हूँ कि ये हमारे वो दोस्त, हमारे वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो ये समझ के कि हम गरीब को खैरात या सदका दे करके सवाब का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए है कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, उन सफ़ेद पोश लोगों को देखें कि जो गरीब हैं, भीख नहीं मांगते, उनके घरों तक वो पहुँचाएँ। ये है असल पर्पज़। मैं प्रॉबली शायद ऐसा ना करूँ, मैं बड़ा कोई मुस्तहिक शख्स ढूंढ के तो उसको रात की तारीकी में और दरवाजे बंद करके चुपके से उसको मैं दे दूँ, बजाय इसके कि शहर में सबके सामने दिखावे के लिए। अमानुल्लाह हक्कानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बराए मजहबी उमूर, इन्हें मजहबी और फ़क़ही मामलात पर दस्तरस हासिल है और बकारियों के लिए इनकी कोशिशों को पजीराई भी मिली। उनके नज़दीक भीख की तशरीह कुछ इस तरह की जा सकती है। हम इस्लाम की हिदायत इस सिलसिले में जब देखते हैं और सुनते हैं तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वईदें आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा वो भीख मांगता है और उसका आदी है तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं होगा। अमानुल्लाह हक्कानी सरमाया दाराना निज़ाम को भीख जैसी लानतों का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके नज़दीक अगर मुआशरे में सरमायादार अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएं तो भीख जैसी बीमारियों का मुआशरे में लागू हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं। दो तबके वजूद में आएंगे, एक बहुत ज़्यादा मालदार और एक बहुत ज़्यादा गरीब, गुरबा, फ़कीर, मिस्कीन। तो ज़ाहिर बात है कि जब यहाँ पर सब कुछ इंडिविजुअल को सब इख्तियार हासिल हो और उसका मकसद ये हो कि मैं सरमाया इकट्ठा करूँ, चाहे जो कुछ भी हो, माशरे में जो कुछ भी हो रहा हो, तो ज़ाहिर बात है कि ये तो हमारे निज़ाम की गलती है। उनका कहना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बकारियों की रोकथाम के लिए दारुल कफाला जैसे इदारे बनाए गए, जिनसे बकारियों की तादाद में ख़ातर ख़ां कमी आई थी, जबकि मौजूदा दौर में लोगों की महरूमियों में इजाफा हुआ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भीख के मुहर्रकात दूसरे सूबों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। यहाँ अफगान पनाहगज़ीन भीख मांगने पर मजबूर हो गए, गुर्बत के हाथों तंग आकर, और फिर बाद में IDPs का मसला भी हुआ और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी एक वजह बनी है। इन हक़ाइक़ की तलाश में हमारी तफ्तीशी टीम पेशावर यूनिवर्सिटी पहुँची है। इस यूनिवर्सिटी का शोबा सोशल वर्क दीगर समाजी मसाइल के साथ साथ भीख को भी रिसर्च और तालीम का मौजू बना रहा है, जहाँ के असातिज़ा के नज़दीक सूबे में ज़्यादातर भकारी माफिया मंशियात में भी मुलव्वस पाया जाता है। उसकी बड़ी वजह यहाँ ऐसे लोगों की भरमार है जो इस सूबे से ताल्लुक़ नहीं रखते। प्रोफेशनल भी बेगिंग है, इसमें माफिया भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ ऐसे लोग जो है इसमें माफिया के बगैर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेगिंग में इन्वॉल्व है। मतलब अब उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे जो अगर हम यहाँ पे पेशावर सदर में बहुत से ऐसी ले ले, उसमें बाज़ ऐसे लोग हैं जो परमानेंट डिसेबल हैं। बकारियों पर की गई तहकीक और खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे किए गए फिगर्स के मुताबिक बहुत से ख़ानदान बेघर होकर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए, जो अब भीख के धंधे में मुलव्वस हैं। हालिया सूरत हाल की बात हो तो मुल्क के सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में भी बेशुमार ऐसे खानदान भी आए हैं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए भीख का सहारा लिया और फिर इसके होके रह गए। अफगान रिफ्यूजीज भी है और बाज़ लोग तो यानी इस ज़ालिमाना माशी निज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार होकर वो भी अभी सवाली बन गए। वॉर, टेरर और इस इनसिक्योरिटी की वजह से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इनसे अपने घर बार बहुत से ऐसे अपने जो ट्राइबल एरियाज़ में वहाँ पे रह गए हैं। उनकी वजह से बहुत से लोग हैं जो बेगिंग पे या इस पे मजबूर है कि वो इसका सपोर्ट ले रहे हैं। एक दफ़ा हमने एक बहुत बड़ा
टेररिस्ट गैंग पकड़ा था, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक्चुअली भीख मांगने वाले के ज़रिए से एक बहुत VIP की रैकी करवाई और उसको जो है वो उन्होंने हिट करने का प्लान था। तो ये किसी भी एस्पेक्ट से मैं समझता हूँ कि ये जो बेगरी है वो किसी भी सोसाइटी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, एंड आई थिंक इट शुड बी एलिमिनेटेड। भीख मुआशरे के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की मानंद होती है और इसे साफ करने के लिए क्या क्या इकदाम करने होंगे। इनफरादी तौर पर तो यही कहा जा सकता है कि हमें इस्लाम की उन तालीमात को मद्देनजर रखना होगा कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाए मगर उसका हमसाया भूखा रहे। जैसे अंग्रेजी में खैरात घर से शुरू होती है। काफ़ी ऐसे वेलफेयर इदारे हैं लोगों से कि वो जाएं, उनको वो अपने पैसे दें और आगे वो थ्रू प्रॉपर लोगों को वो चैनलाइज करेंगे। कौमी सतह पर रोजगार के मौके के साथ साथ सादगी को फरोग देने की ज्यादा जरूरत है। मीडिया में इज्जत नफ्स के एहसास के लिए प्रोग्राम ज्यादा होने चाहिए और शाह खर्चियों से परहेज करने की तलकीन करनी चाहिए। ये कौम का वही पैसा था जो इस पर कौम इज्तिमाई तरीके से उनका हक बनता था, लेकिन खाया चंद लोगों ने। तो यहाँ पर बदनवानी भी है और हमारी जो खुददारी की बहुत बड़ी सिफत है वो भी फना हो गई है। पूरी मिन हैसुल कौम हमसे वो सिफत फना हो गई है। ऐसे कबाइल जो नस्ल दर नस्ल भीख को ही जरिया मुआश बनाते हैं, उन्हें फौल शहरी बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाने चाहिए। साथ ही साथ इनमें तालीम आम करनी चाहिए। कानून सख्त हो, हमारे पास दारुल रहमत जो है वो बहुत सारे हों ताकि लोगों को वहाँ से पिक करके ड्रॉप किया जाए रहमत में और वहाँ पे उनकी जो है वो दोबारा से उनकी रेफॉर्मेशन हो, उनको प्रॉपर तरीके से जो है उनको हम उनको सोसाइटी में एज अ यूजफुल सिटीजन रिहेबिलिटेट करने में कामयाब हों। मकरूज कौमें मफलूज सोच की इक्कासी करती हैं। सबसे बेहतर तो यही है कि कौम में तरक्की की तड़प पैदा करने के लिए लीडरशिप अपना किरदार अदा करे। हुक्मरानों की दौलत के किस्से और मुल्क की पतली मईशत भीख जैसी लानत के बढ़ावे का बायस बनते हैं। अल्लाह तुहाडे बच्चों की खैर करे वीरा, कोई बच्चों का सदका दे दियो रब दे राह ते, छोटे छोटे बच्चे दुआ कर से वीरे खैरत मंगी रब दे नां दी भाई, दे दे खैरत रब दे नां दी, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे भाई। साइकोलॉजिकली जो हमारी एक जहनीत जो भीख मांगने वाली है एज अ पाकिस्तानी, नेशनल आपकी थिंकिंग या लोकल थिंकिंग, एक वो जो एक प्राइड की जो बात होती है कि मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, ये उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस कि भीख मांगना जो है वो जायज़ है, या हम देखते हैं कि लोग भीख मांग रहे होते हैं एटसेट्रा, तो ये जो है ना मतलब दैट हैज़ टू बी डिनाइड। बकारी माफिया के बारे में ये तासुर आम है कि उसके ताने बाने बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, जिन तक हाथ पहुंचना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए आसान नहीं। मुसद्दका सबूतों की गैर मौजूदगी में किसी भी बड़ी शख्सियत का नाम जाहिर न कर पाना हमारी मजबूरी है, मगर हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि बकारी माफिया के हाथ हमारे ऐवानों तक फैले हैं। बड़े मालदार किस्म के लोग हैं और वो बेकार लोगों को सुबह गाड़ी में लाते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर रात के वक्त रात की तारीकी में गाड़ी उनके पास आती है, फिर ले जाते हैं। इसमें कुछ वो बड़े लोग शामिल है, वो उसके का जो ना वो पैसे उसके जाली लगाते हैं उसके लिए। ये हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है ये सब कुछ। भीख मांगने वाले भी इसकी सरपरस्ती हुकूमत कर रहा है और जो उसके जो रोज़ाना जो गाड़ियों में लेके आते हैं वो सब कुछ वो हुकूमत की वजह से होता है। आप उनको जाके लें, उनसे पूछें कि आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगा रहे हैं आप लोगों के। आप वो जो अर्थक्वेक के लिए कितने लोगों ने पैसे लिए, कहाँ गए, किसी को पता? किसी को नहीं पता। पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें तो इनका मौक़िफ़ है कि बकारियों की इतनी बड़ी तादाद होती है कि सबको हवालात में बंद कर पाना और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें सज़ा दिलवाना बेसूद मालूम होता है। इसीलिए पुलिस कभी कभी जोश में आकर बकारियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है, मगर जानते हैं उन्हें किसी एक बड़े ट्रक में शहर से बाहर फेंक दिया जाता है और शाम तक वो फिर वापस आ जाते हैं। हमारी टीमें खुद जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ में, वहाँ जाके इस तरह के बच्चों को जो भीख मांग रहे होते हैं उनको खुद से रेस्क्यू करती हैं, क्योंकि जो लॉ है हमारा वो हमें एम्पावर करता है कि कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम उम्र का है उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले सकता है और विदिन 24 आवर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर कानून सख्त हो तो कितना क्या माफिया क्या कर सकते हैं? माफिया इज नथिंग। कैसा कानून होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें सजाएं होनी चाहिए। और देखें ना, जो इसमें जो बेटर जो होता है
جو کہ ایکچولی یہ سارا دھندا کروا رہا ہوتا ہے، وہ اس بہت ہی ویک قانون کے بھی 109 میں آتا ہے، جو کہ اس کی بالکل ہی کوئی وہ نہیں لیگل، اس میں سینکشن اس کو بہت زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ شاید یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ بھیک کے خلاف قانون کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ بکاری مافیا ہے تو دوسری ہمارے عمومی رویے بھی۔ پیسہ بھی کوئی نہیں کر رہے کی کر کے کھان لے، کوئی روٹی بھی کوئی نہیں ہے، سی ہن منگنا ہے سڑکاں چ ہور کے کر کے نہ ساڈی کوئی مدد کرتا۔ کہڑے پاسے جائے کہ افسر تے جائے اللہ دا نام پائے تو ہی نہیں دیندے، تسی چارج کر دیو، کہڑی چارج چلو چل تے دیکھو کہڑی شاید کاروبار دا سی چارج کرے، لات تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ حکومت سانو نہیں نوکری دیندے، ہن جوان بچے گھر چ بیٹھے اسی تے روڑاں تے رلدیاں۔ بنا دیکھے اور بنا پرکھے بھیک دینا عام سی بات ہے۔ حقیقت میں یہی وہ رویہ ہے جسے بدلے بنا بھیک جیسی لعنت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہماری تفتیش کے مطابق جب تک بنا پرکھے خیرات بڑھتی رہے گی، ہمارے ہاں بھکاریوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔